दोस्तों वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 23 मई। तो 23 मई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस प्रसिद्ध मंदिर को पूरी तरह से सौरकरण करने की योजना की घोषणा की है? तो किस मंदिर की है? कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट वो हम देखते क्या है। ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को पूर्ण सौरकरण करने की योजना शुरू की है। ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा इसे लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार इसमें 25 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार इस योजना में 10 मेगावाट ग्रिड की स्थापना की जाएगी जो सौर परियोजना और सोलर एप्लीकेशन के साथ जुड़ा होगा। नेक्स्ट, सीबीएसई बोर्ड ने 9वीं से कौन सी क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए साइबर सेफ्टी मैनुअल जारी किया है? तो कौन सी क्लास तक के लिए? 12वीं कक्षा तक के लिए। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हम देखते क्या है। सीबीएसई ने बच्चों के अंदर सेफ और हेल्दी ऑनलाइन आदतों को विकसित करने के उद्देश्य से यह सेफ्टी मैनुअल जारी किया है। बोर्ड ने डिजिटल अधिकारों और स्वतंत्रता के हनन जैसी समस्याओं को देखते हुए भी यह मैनुअल जारी किया है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने महामारी के मद्देनजर कौन सी मौद्रिक नीति की बैठक 20, 21 और 22 मई को करने का निर्णय लिया है ना? कौन सी मौद्रिक नीति है? तो द्विमासिक मौद्रिक नीति। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हम देखते क्या है। यह बैठक पहले 3 जून 2020 को होने वाली थी जिसकी घोषणा 5 जून 2020 को की जानी थी। अभी क्या किया है इसमें द्विमासिक मौद्रिक नीति में? रेपो रेट है वो कितनी कर दी गई है? 4.40% से 4% कर दी गई है। और रिवर्स रेपो रेट कितनी कर दी गई है? 3.75% से 3.35%। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ की दर कितनी कर दी गई है? तो 4.65% से घटाकर 4.25% कर दी गई है। अब मौद्रिक नीति प्रस्तुत करता है जो आरबीआई, वो किस अधिनियम के तहत करता है? तो 1934 के अधिनियम के तहत करता है। अब इसमें संशोधन कब किया गया था? तो सितंबर 2016 को केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन किया गया और धारा 45 जेडबी के तहत 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट, वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना का नाम क्या है जिसे 3 और वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया? तो कौन सी सामाजिक सुरक्षा योजना है? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हम देखते क्या है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को मार्च 2023 तक के लिए मतलब 3 साल की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2017 को हुई थी। मासिक पे आउट गारंटी को प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पे आउट गारंटी प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसकी जो निवेश करने की अधिकतम सीमा वो कितनी है? 15 लाख। और पॉलिसी की अवधि कब तक की है? 10 वर्ष के लिए। हालांकि इसमें पिछली बार जो ब्याज दर थी वो कितनी थी? 8% थी। अभी इसमें कितना कर दिया गया है? 7.4%। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के अनुरूप ब्याज दर को हर साल संशोधित किया जाएगा। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में इरडा लाइसेंस प्राप्त बीमा मध्यस्थ इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस द्वारा कौन सी एक पहल शुरू की गई है? तो आंसर है मी अन्नपूर्णा। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हम देखते क्या है। यह पहल एकीकृत जोखिम बीमा द्वारा महाराष्ट्र के किसानों और कृषि समुदाय के कल्याण के लिए एक कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में अपनी प्रतिबद्धता के तहत शुरू की गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है अभी? उद्धव ठाकरे। और राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट, किस राज्य ने सिडबी के साथ साझेदारी की है और प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए एक स्टार्टअप फंड लॉन्च किया है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हम देखते क्या है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के साथ स्टार्टअप फंड की शुरुआत की है। सिडबी को 15 करोड़ रुपए पहली किस्त भी सरकार द्वारा सौंप दी गई है। प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल के आधार पर इसमें क्या किया जाएगा? रोजगार प्रदान किया जाएगा और युवाओं को स्टार्टअप बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। नेक्स्ट, भारत में सीमा विवाद के बीच किस देश ने हाल ही में नया मानचित्र स्वीकृत किया है? किस देश ने किया है? नेपाल। अब कौन कौन सी विवादित सीमा है वो देखते हैं।
भारत से सीमा विवाद के बीच नेपाल ने हाल ही में नया मानचित्र स्वीकृत किया है। इस नए मानचित्र में तिब्बत, चीन और नेपाल से सटी सीमा पर स्थित भारतीय क्षेत्र काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दर्शाया गया है। नेक्स्ट, ई कॉमर्स दिग्गज कंपनी फ्लिपकार्ट ने किसके साथ फ्लिपकार्ट ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी की सुविधा प्रदान करने के लिए समझौता किया है? आंसर है बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस। बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हम देखते क्या है। बीमा कंपनी और ई कॉमर्स के प्रमुख के बीच यह साझेदारी फ्लिपकार्ट ग्राहकों को उनके वाहनों को सुरक्षित रखने के लिए सहज, सुलभ और फ्लेक्सिबल समाधान प्रदान करेगी। नेक्स्ट, काउंटर पॉइंट रिसर्च की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक कौन भारतीय बाजार में फीचर फोन बेचने के मामले में जियो को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर आ गया है? तो कौन आ गया है? सैमसंग। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हम देखते क्या है। काउंटर पॉइंट रिसर्च की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक सैमसंग भारतीय बाजार में फीचर फोन बेचने के मामले में जियो को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर आ गया है। 2019 में फीचर फोन में 19% इसकी हिस्सेदारी रही है सैमसंग की, जबकि स्मार्टफोन सेगमेंट में जियोमी पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, किन दो भारतीय पावर लिफ्टर्स को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा अनंतिम रूप से निलंबित कर दिया गया है? तो किन दोनों कर दिया गया है? सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हम देखते क्या है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या है? भारत के लिए स्वतंत्र एंटी डोपिंग संगठन के रूप में कार्य करना, ताकि खेलों को डोप मुक्त किया जा सके। पावर लिफ्टरों को डोपिंग रोधी नियम का उल्लंघन करने के लिए अनंतरिम रूप से निलंबित कर दिया गया है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के महानिदेशक कौन है? नवीन अग्रवाल। दोस्तों, इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करें।